जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत के प्लेयर हैं। अर्शदीप सिंह को चुना गया है। और आईसीसी वोमेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है मेली केर, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष विजेता का भी लिस्ट आ गया है। कल हम लोगों ने महिला विजेता का लिस्ट देखा था, तो आज हम लोग कंप्लीट दोनों का देखें। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी के महीने में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो फीमेल में हम लोगों ने कल पढ़ा था मेडिसन की, जो कि यूएसए के प्लेयर हैं, ये विजेता बने। पहली बार इन्होंने जीता है। आरेना सबालेंका बेलारूस के प्लेयर को हराया है। और पुरुष कैटेगरी में, मेल्स कैटेगरी में जेनिक सिनर, जो कि इटली के प्लेयर हैं, इन्होंने ये विजेता बने हैं। अलेक्जेंडर जेवरे जर्मनी के प्लेयर को इन्होंने हराया है। फ्रेंच ओपन इसके बाद होगा। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन तो सिंगल का हम लोग देख लिया, और फ्रेंच ओपन होगा इसके बाद मई जून के महीने में, तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो 2024 में जो ग्रैंड स्लैम हुए थे उनकी कंप्लीट विजेता की लिस्ट है ये, इसे आप लोग देख लीजिएगा। मैं 2 दिन से इस लिस्ट को नहीं प्रोवाइड कर रहा था, भूल जा रहा था, तो आज मैं इस लिस्ट को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के महीने में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष में जेनिक सिनर इटली के प्लेयर विजेता बने थे, और इस बार भी जेनिक सिनर ही विजेता बने हैं। 2024 में भी और 2025 में भी जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता है। तो 2024 में और महिला में आरेना सबालेंका विजेता बनी थी, परंतु इस बार ये हार गई हैं, उप विजेता बनी है 2025 में। और झांग किनवेन को इन्होंने हराया था। फ्रेंच ओपन में पुरुष के कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्लेयर विजेता थे। महिला में ईगा स्वेटेक पोलैंड के प्लेयर विजेता थी। विंबलडन, जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, पुरुष में कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्लेयर विजेता थे। महिला में बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य के प्लेयर विजेता थी। यूएस ओपन में पुरुष जेनिक सिनर विजेता थे, इटली के प्लेयर है, और महिला में आरेना सबालेंका बेलारूस के प्लेयर ये विजेता थे। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष और सिंगल में और यूएस ओपन पुरुष और सिंगल में दोनों ही सेम प्लेयर है विजेता में। और इस साइड जो लिस्ट लिखी हुई है ये सभी उप विजेता की लिस्ट है। डेनियल मेदवेदेव, झांग किनवेन, अलेक्जेंडर जेवरेव इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो विजेता बने हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पुरुष कैटेगरी में नोवाक जोकोविक, जैस्मिन पॉलिनी, टेलर फ्रिज, जेसिका पेगुला, ये सभी उप विजेता के नाम है। राकेश कादियायन ये पर्वतारोही हैं। 2 दिन में इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉत्से की चढ़ाई करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर, 8,849 मीटर, 49 मीटर। यानी कि इसी को जो गणना की गई थी 8,848 पहले थी, 8,848.86 मीटर थी। तो ये 8,849 के करीब ये मान लिया जाता है। और लॉत्से की ऊंचाई कितनी है? माउंट लॉत्से की 8,516 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस ऊंचाई पर चढ़ने वाले 2 दिन में इन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है राकेश कादियान। कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है पर्वतारोहियों से संबंधित। एवरेस्ट मैन के नाम से प्रसिद्ध कामिरीदा शेरपा हैं। 30 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। पहली बार इन्होंने 1994 में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 8,000 मीटर ऊंची 8,000 मीटर ऊंची 14 चोटियों की चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ज्योति आत्रे माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। ज्योति आत्रे ने 55 वर्ष की एज में यह रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? संगीता बहल, जो कि 53 वर्ष का उम्र का रिकॉर्ड था, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है संगीता बहल का। ज्योति रात्रे माउंट विंसन की चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भी महिला भी बनी थी, माउंट विंसन की। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला थी। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। 2024 में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां जो है उनका रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने चढ़कर। चलिए अमेरिका से संबंधित ये न्यूज है। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति नियुक्त हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने शपथ ले लिया है, और शपथ लेने के साथ ही इन्होंने बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं। जैसे कि इन्होंने WHO
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हटने की भी घोषणा कर दी है। हटने की घोषणा कर दी कि WHO का मेंबर ये नहीं बनेंगे। इसकी घोषणा कर दी है। सबसे बड़ा वित्तीय सहायक है WHO को, सबसे बड़ा वित्तीय सहायक कौन सा देश है? तो USA ही, अमेरिका ही है। और इन्होंने अभी शॉन करन को डायरेक्टर ऑफ सेक्रेटरी सर्विस USA का बनाया है। सुसी विल्स चीफ ऑफ स्टाफ, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ हैं सुसी विल्स। माइक वॉल्टेज कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बने हैं। तुलसी गबार्ड राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं। काश पटेल भारतीय हैं। FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख हैं। श्री राम कृष्णन AI पर व्हाइट हाउस की सीनियर पॉलिसी के एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। ये सभी प्रमुख नियुक्तियां USA की, तो इसको भी न्यूज में, इसको भी ध्यान में रखना है। पांग साउ पास राष्ट्र महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। गवर्नर क्वालिय त्रिविक्रम पर नायक हैं। तो इसी तरह से पांगसाउ पास को, पांगसाई दर्रा को पांगसो दर्रा भी कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत यानी कि चीन के बीच स्थित है। चीन को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि तिब्बत अभी चीन के ही अधीन है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच यानी कि चीन के बीच स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत यानी कि ये भी चीन के बीच स्थित है। तो उत्तराखंड और चीन के बीच स्थित है। तो ऑप्शन में तिब्बत रहे या चीन रहे, तो इसको ध्यान रखिएगा। सिक्किम तो रहेगा ही रहेगा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। तो ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि किसके बीच स्थित है, किन देशों के बीच स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का स्टेटिक थोड़ा समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होती है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा 60 है। अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य भी कहते हैं। 8 पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से पहला स्थान है अरुणाचल प्रदेश का। भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे किबुथु कहते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जम्मू कश्मीर में स्थित उत्तरी बिंदु। दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का केप कोमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु मिथुन, जिसे गयाल भी कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। पुष्प द्रौपदी माला है, जिसे फॉक्सटेल ऑर्किड भी कहते हैं। वृक्ष होलांग है। यहाँ प्रमुख दर्रे जो है, अभी हम लोगों ने एक दर्रा पढ़ा, और इसके साथ ही बोमडिल्ला दर्रा, दीफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंगवाइप दर्रा भी यहाँ प्रमुख है। नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क, मॉर्लिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ स्थित हैं। त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश के लोसर, मोपिन, सोलुंग, ये प्रमुख त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के। मत्स्य 6000, मत्स्य 6000, यह एक मानव युक्त अंडर वाटर समरसिबल को लॉन्च किया जाएगा 2025 में। 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा की गई है। इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। जो सबमरीन जाएगी, जो पनडुब्बी जाएगी, उसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। समुद्र के नीचे भारत का पहला मिशन है, यह मानव युक्त होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। मानव युक्त पहला मिशन है भारत का, नाम है मत्स्य 6000। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी है, किसकी बनी हुई है? टाइटेनियम की बनी हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना इसका उद्देश्य है। उसी तरह से हम लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा था कि एक पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भी भारत का होगा। इसरो का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भी होगा, जिसका नाम क्या है? गगनयान। गगनयान यह मिशन है भारत का। यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन घोषित किया गया है 2025 को। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन में यूएन भी रहेगा। तो यूएन द्वारा घोषित किया 2025 को। और अभी इसके साथ ये भी घोषणा की गई है कि 21 मार्च को, आने वाले 2025 में आगामी 21 मार्च को ग्लोबल ग्लेशियर दिवस भी मनाया जाएगा। 21 मार्च को, ये पहली बार 2025 में मनाया जाएगा।
उसी तरह से 2025 में घोषणा की गई थी कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस पहली बार घोषणा की गई थी 25 जून को, ये मनाया जाएगा। 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, जिसे कि बोई मेला भी कहते हैं। बोई मतलब बंगाली में बोई, बुक को बोई कहते हैं, पुस्तक को बोई कहते हैं और कॉपी को खाता कहते हैं। तो पुस्तक को बोई कहते हैं, इसलिए इसे बोई मेला भी कहते हैं। 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक इसके बीच आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा है। 1976 से इसकी शुरुआत की गई थी। थीम कंट्री किसे रखी गई है? 48वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में थीम कंट्री जर्मनी को रखा गया है और यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर यानी कि पुस्तक मेला यह भी है, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित होगा, 2025 में आयोजित होगा। इसमें थीम कंट्री भारत को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, थीम कंट्री किसे बनाया गया है? मैड्रिड पुस्तक मेला में भारत को और कोलकाता पुस्तक मेला में जर्मनी को थीम कंट्री बनाया गया है। माइकल कार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री दूसरी बार ये नियुक्त हो गए हैं, दूसरी बार चुने गए, दूसरा कार्यकाल इनका शुरू होगा। माइकल कार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री। इनकी जो पार्टी का नाम है, इनकी पार्टी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आयरलैंड में दो प्रमुख पार्टियां हैं, फियाना फेल और फाइन गेल, ये दो पार्टियां हैं। तो माइकल मार्टिन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? प्रश्न यहां से ये भी बन सकता है। तो माइकल मार्टिन किस पार्टी से? फियाना फेल पार्टी से बिलोंग करते हैं माइकल मार्टिन, फियाना फेल, और इनकी विपक्षी पार्टी फाइन गेल है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन होती है। यहाँ की जो करेंसी है यूरो है। प्रमुख थीम है 2025 के, उसका आगे देख लीजिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है, जिसकी थीम 2025 की थीम है बी ए रोड सेफ्टी हीरो। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइट फ्यूचर। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है, जिसका कि थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये थीम है। ये 2024 के प्रमुख निधन है, जिनके कि इसमें से कुछ को इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बताता हूँ। जैसे शारदा सिन्हा जी बिहार कोकिला इनके नाम से प्रसिद्ध है। 2024 में इनका निधन हो गया है। पद्म विभूषण इनको प्रदान किया है 2025 में। अभी पद्म विभूषण का लिस्ट हम लोग कल के वीडियो में पढ़ा था। 2025 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। उसी तरह से ओसामू सुजुकी मोटर कारपोरेशन अध्यक्ष हैं, जापान के हैं। जापान के इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में दिया गया, परंतु पद्म भूषण पुरस्कार इनको 2007 में ही मिल चुका है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ बन सकता है। पद्म भूषण 2007 और पद्म विभूषण 2025 ओसामू सुजुकी को इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिए। माइथोलॉजिकल है। वृंदावन में शिव जी किस रूप में पधारे थे? गोपेश्वर महादेव। ऐसी रूप में वहाँ स्थित भी है, मंदिर भी है इसी नाम से। माता सती की माता का नाम क्या था? प्रसूति इनकी माता का नाम था। माता पार्वती की माता का नाम क्या था? मैनावती था। हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या था? सुवर्चला था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये लिस्ट भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ये लिस्ट भी देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।